हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग कल सेक्शन 22 कंप्लीट किए थे, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन अबाउट जीएसटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 24। ठीक है, जो कि हमें बताता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 22 में हम लोग ने क्या पढ़ा था। सेक्शन 22 में एक थ्रेशोल्ड लिमिट था 10 लाख या फिर 20 लाख वाला, एंड स्पेशल केसेस में 40 लाख वाला, जबकि हम ओनली गुड्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, उस केसेस में था कि अगर उतना से आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां अगर आप रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्रॉस नहीं भी करते हैं, ठीक है, 10 लाख एंड 20 लाख वाला अगर आप टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं भी करते हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपका टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर भी जाएगा, ठीक है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख से एक्सीड कर भी जाएगा, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें सेक्शन 23 बताता है। ठीक है, देखिए सेक्शन 24 आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 24। ठीक है, ये बताता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, देखिए पहला केस है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, पहले तो इंटर स्टेट होना चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सेकेंड चीज़ क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, नॉन टैक्सेबल, अभी मैं उड़ीसा से कोलकाता सप्लाई करूँगी, इंटर स्टेट हुआ। अगर मैं पेट्रोलियम का सप्लाई कर रही हूँ, अल्कोहलिक लिकर का सप्लाई कर रही हूँ, तब भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिकॉज वो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल होना चाहिए, इंटर स्टेट होना चाहिए। हाउएवर देखिए, अगर ये केसेस होगा तो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि एग्जिम्पशन दिया गया है सेक्शन 23 में। ठीक है, सेक्शन 23 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए हाउएवर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट MMTN, ठीक है, इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ओनली सर्विस कर रहे हैं, गुड्स नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 रुपये का भी गुड्स करोगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सर्विस का कर रहे हो इंटर स्टेट सप्लाई या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहे हो, तब आपको 24 से एग्जिम्पशन मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपका टर्नओवर 10 लाख MMTN में या फिर 20 लाख एक्सीड करेगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेकेंड वाला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। देखिए फ्रेंड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अभी एक पर्सन जो कि कैजुअली टैक्सेबल सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उड़ीसा में हूँ, मेरा उड़ीसा में परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है, कल प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ाया था, मैं बिजनेस उड़ीसा में करती हूँ, मेरा सारा प्लेस ऑफ बिजनेस उड़ीसा में है। सपोज़ मेरा बुक का सप्लाई करती हूँ, मैं बुक का शॉप है मेरा, अभी कोलकाता में फेयर लगा, बुक फेयर, और मैं जाके वहाँ पे सप्लाई करूँगी, तो क्या फॉर द टाइम बिंग 4-5 दिन के लिए करूँगी, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए आई बिकम ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो मुझे अगर जब मैं बुक सप्लाई करूँगी वहाँ पे, तो मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए CTP का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो जब भी हम बिजनेस करेंगे उससे 5 दिन पहले टेम्परेरी पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में CTP के रजिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हो ना, CTP अगर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करेगा तो उसको भी 10 लाख एंड 20 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कल रिवर्स चार्ज बताया था, जो भी पर्सन को हम रिवर्स चार्ज चार्जेस ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे सेक्शन 9(3) एंड 9(4। ठीक है, ये दोनों रिवर्स चार्ज के बारे में बताता है, एंड जिसको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा ना, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर देखिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अभी NRTP क्या होता है, CTP होता है जो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है दूसरे में नहीं है, NRTP है जो इंडिया में ही रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, वो बाहर से आया है, इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, और इंडिया में कुछ टाइम के लिए सप्लाई करने वाला है, टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है, तब उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। CTP के लिए लिमिट है,
कि अगर वो हैंडीक्राफ्ट का करेगा तो 10-20 लाख का उसको लिमिट दिया गया, लेकिन एनआरटीपी को कोई भी लिमिट नहीं है। वो अगर इंडिया में 1 रुपये का भी सप्लाई करेगा तो उसको एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 सेक्शन क्या बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ई कॉम ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में ई कॉम ऑपरेटर को क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). ठीक है फ्रेंड्स, 9(5) सेक्शन ना एग्रीगेटर का है। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में, वो भी चार्जेस ऑफ जीएसटी में है बट वो अभी मैं आपको बता दूंगी। थ्रू सच इश्यू हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 बट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख इज अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लायर सप्लाइंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है तब उसको लिमिट एप्लीकेबल है 10 लाख एंड 20 लाख वाला। ठीक है, लेकिन अगर ई कॉमर्स के थ्रू आप गुड सप्लाई कर रहे हैं एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर को आपसे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर उसको कलेक्ट करना पड़ रहा है तब ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑनलाइन बायर हूँ। ठीक है, आई एम ए कस्टमर, मैं ऑनलाइन बाय करती हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कुछ भी वेबसाइट पे मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अभी अमेज़ॉन किससे लेगा? सप्लायर से। कोई सप्लायर तो होगा ना जो अमेज़ॉन में अपना गुड्स डाल रहा है। ठीक है, सप्लायर होगा। ठीक है, मैंने गुड्स लिया, सप्लायर क्या करेगा? पैक करेगा एंड देन सप्लाई करेगा, मेरे को गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, अमेज़न के थ्रू मिले या डायरेक्ट मिले, सप्लायर से अमेज़न को मिलेगा, अमेज़न से मेरे को मिलेगा। ठीक है, सप्लायर क्या करेगा? इन्वॉइस रेज करेगा। ठीक है, इन्वॉइस सपोज वैल्यू आ गया 50,000 का। ठीक है, एंड जीएसटी सपोज लगा 5,000 का, टोटल कितना हो गया? 55,000। तो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है कि जो अमेज़न है ना ये ई कॉम ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो अमेज़न है यही है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स का ट्रांसफ़र करवा रहा है सप्लायर टू बायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉम ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो 50,000 है इसके ऊपर क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, कितना % पे? अगर सीजीएसटी या एसजीएसटी करेगा तो 0.5 ईच। अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी करेगा 0.5 ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी करेगा, एंड अगर आईजीएसटी कलेक्ट करेगा तो उसको 1% कलेक्ट करना पड़ेगा। आईजीएसटी हमेशा क्या होता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलके आईजीएसटी होता है। अगर सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी 0.5 है तो आईजीएसटी में 1% कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ठीक है, बेसिकली ये एग्रीगेटर वाला सर्विस होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई सप्लायर है, ठीक है, एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है, एक मिडिलमैन है जिसको हम बोलेंगे एग्रीगेटर। ठीक है, ई कॉम ऑपरेटर ही होता है, यहाँ पे एग्रीगेटर बोला जाएगा। ठीक है, एक रिसिपिएंट है, जो एक सप्लायर क्या कर रहा है? रिसिपिएंट को ना नोटिफाइड सर्विस दे रहा है। ठीक है, नोटिफाइड सर्विस दे रहा है, किसके जरिए दे रहा है? एग्रीगेटर के जरिए दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सप्लायर रिसिपिएंट को नोटिफाइड सर्विस दे रहा है, किसके जरिए दे रहा है? एग्रीगेटर के जरिए दे रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे, वो कवर करेगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। एंड इसमें क्या है? नोटिफाइड सर्विस 3 सर्विस है। ठीक है, एक तो है हाउस कीपिंग सर्विस, ठीक है, दूसरा है एकोमोडेशन सर्विस, एंड आपका तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप हेड सर्विस भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? देखो सपोज क्या क्या रिसिपेंट क्या क्या ओला उबेर है। ठीक है, इसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया तो ओला उबेर क्या हो गए? ई कॉम ऑपरेटर हो गए, सप्लायर दिया रिसिपेंट को सर्विस। इस केस पे क्या होगा? ना सप्लायर को टैक्स देना है ना रिसिपेंट को टैक्स देना है, ये एग्रीगेटर, ये ई कॉम ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है। एंड इस केस पे ई कॉम ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना सप्लायर को लेना पड़ेगा ना रिसिपेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अभी रिसिपेंट क्या किया, सप्लायर से एकोमोडेशन सर्विस लिया, ठीक है। एकोमोडेशन सर्विस किसके जरिए लिया, ओयो के जरिए लिया, ठीक है। ओयो के जरिए एकोमोडेशन सर्विस लिया, होटल, इन, गेस्ट हाउस, ये तीनों का एकोमोडेशन सर्विस लिया। तो इस केस पे क्या है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर पे करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है बाबा। अगर ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तब तो सप्लायर टैक्स पे करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया। अभी आपका ट्रांसपोर्टेशन में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। हेड सर्विस में जो टी है इसमें तो ई कॉम को कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जो एच और ए है, एक तो आपका हाउसकीपिंग एंड दूसरा है एकोमोडेशन, ये दो सर्विस के केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तब सप्लायर देगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने का ज़रूरत नहीं है, ई कॉम ऑपरेटर उस केस पे देगा, ठीक है। जैसे कि हाउसकीपिंग सर्विस, जैसे कि एकोमोडेशन सर्विस हो गया आपके ओयो के जरिए, हाउसकीपिंग सर्विस हो गया आपका अर्बन क्लैब, ठीक है, इसके जरिए आप सर्विस ले रहे हो। तो ये दो केस में सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है बाबा, अगर वो रजिस्टर्ड है देन देगा, नहीं है तो ई कॉम ऑपरेटर देगा। तो वही चीज़ अभी हम बुक में क्लियरली पढ़ेंगे कि 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको चाहिए, ठीक है। देखिए, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, जो TCS कलेक्ट करेगा वो तो रजिस्ट्रेशन लेगा ही 24 में कंपलसरीली, प्लस पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज। अभी ई कॉम ऑपरेटर को कोई तो सप्लायर होगा ना, ई कॉम ऑपरेटर कहाँ से देगा, सप्लायर से लेके ही देगा, बीच का मीडिएटर का काम करता है। तो जो सप्लायर है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है अदर देन द सप्लायर अंडर सेक्शन 95। मतलब जो सप्लायर अगर ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू क्या सर्विस दे रहा है, हेड वाला सर्विस दे रहा है, हाउसकीपिंग सर्विस दे रहा है, एकोमोडेशन दे रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, उस केस पे सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है बाबा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है देन ई कॉम को लेना नहीं पड़ेगा, उसके लिए छूट है, लेकिन सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वही चीज़ बोल रहा है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 बट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ, लेकिन अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है तो 20 लाख से 10 लाख का लिमिट ई कॉमर्स ऑपरेटर को, सप्लायर को दिया गया है, ठीक है। सप्लायर सप्लाइंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर सप्लायर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो सर्विस के केस पे उसको 10 लाख एंड 20 लाख का छूट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अभी देखिए, अभी अगर किसी, देखो TCS कलेक्ट कहाँ होता है, सेक्शन 52 में, TDS कहाँ डिडक्ट होता है, सेक्शन 51 में। अगर कोई पर्सन को TDS डिडक्ट करना पड़ा है ना फ्रेंड्स, तो उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। और TDS डिडक्टर को ना सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। अभी सपोज मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन अगर मुझे TDS डिडक्ट करना पड़ रहा है ना 51 में, तो मुझे TDS डिडक्टर का एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अलग से। क्या बोला गया, इनकेस ए पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स under section 51 he is required to take separate registration for the purpose of deducting tax under section 51। TDS काटने के लिए उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी किसको किसको TDS डिडक्ट करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊँ। ये जो TDS डिडक्टर का ऑप्शन आया था ना, ये 1 अक्टूबर 2018 से इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। देखिए, कोई भी पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स कर रहा है या फिर टैक्सेबल सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसका वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को छोड़ के अगर उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, जब वो पेमेंट देगा तब उसे TDS काट के टैक्स डिडक्ट करके उसको रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 10 लाख का सर्विस दे रही हूँ और प्लस उस पर GST ले रही हूँ तो वैल्यू जो है ना 10 लाख का देखा जाएगा। अगर मैं उसे 2,40,000 का सर्विस दी एंड GST उस पर 20 लाख का है तो 260 हुआ, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सक्लूडिंग GST कितना है, 2.4 लाख है, तो उस पर TDS गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं कट करेगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वैल्यू, अगर एक्सक्लूडिंग GST अगर उसका वैल्यू मोर देन 2.5 लाख होता है तब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ता है। कितना रेट पे करेगा,
ऑन वैल्यू, ठीक है, जितना वैल्यू होगा ना उस वैल्यू पे 1% CGST एंड 1% SGST। CGST SGST करेगा तो 1% करेगा एंड IGST करेगा तो फ्रेंड्स 2% करेगा, हमेशा डबल करेगा। IGST करेगा तो 2% डिडक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए मिस्टर एक्स सप्लाइज गुड्स वैल्यू 3 लाख टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या क्या 3 लाख रुपये का गुड्स एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया, ठीक है। टैक्स इनवॉइस तो बनाया, वैल्यू क्या है गुड्स का 3 लाख रुपीज़, उस पर CGST 9%, SGST 18% का टैक्स है, तो वो 3,54,000 उसका वैल्यू आ गया, टैक्स है 54,000, ठीक है। अभी 2.5 लाख 3 लाख कितना है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या GST काटेगा, TDS काटेगा, TDS डिडक्ट 1% ईच ऑन 3 लाख, किस पे कटेगा 354 पे या 3 पे, 3 लाख पे, 3 लाख पे 1% TDS कट करेगा या फिर 2% IGST कट करेगा, ठीक है। तो 60,000 कट हो गया। अभी इसको पे कितना करेगा, ये जो कटता है ना ये वैल्यू से कटता है, ठीक है। तो 3 लाख से 60 जाने से कितना, ये वैल्यू पे उसको पे करेगा 2,40,000 एंड जो GST है वो कंप्लीट पे करेगा, GST पे करेगा 54,000, तो वो टोटल पे करेगा 3,48,000, ठीक है। तो जो TDS डिडक्टर है यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। अगर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ रहा है अंडर सेक्शन 51 तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम इतना पढ़ते हैं, कल हम सेक्शन 24 को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय।